नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है। कोर्ट के 3 आदेश हमारे पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी और केजरीवाल के सीबीआई के पास कोई नया सबूत नहीं है। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पदाधिकारी है उसके फरार होने का जोखिम नहीं हो सकता। वहीं सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून के लिए कोई खास आदमी नहीं, सब आम आदमी होते हैं, इसलिए सीधे हाईकोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे प्रभावशाली और मुख्यमंत्री हैं। हर आम आदमी को जमानत के लिए निचली अदालत जाना होता है। निचली अदालत को इस तरह से निरर्थक नहीं बनाया जा सकता। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी फिलहाल जेल में हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अगर जब ये फैसला आएगा उसमें अरविंद केजरीवाल को बेल जो है वो मिलती है, उसके बाद वो जेल से बाहर आ पाएंगे। ये जो याचिकाएं लगाई गई थी बेल के साथ साथ सीबीआई के अरेस्ट को चैलेंज करते हुए, उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। ये चलते हैं, मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। शरद, आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि आज अरविंद केजरीवाल बाहर निकल पाएंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 और साथियों को, आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को बेल दी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कब फैसला सुनाया जाएगा? क्या क्या आज मेन दलीलें रही, जरा दर्शकों को बता दीजिए। अंकित, 137 दिनों से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं। लगभग 4.5 महीने का इस समय है और सुबह से ये अटकलें लग रही थी कि क्या ये आंकड़ा 137 का बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा। तो अब ये तय है कि 137 से तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि कोर्ट अपना आदेश कब सुनाएगी। फैसला रिजर्व किया गया है 2 मामलों में, पहला जमानत में और दूसरा जो गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मुख्य आधार जो है सीबीआई जो अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है वो इस बात पे नहीं कर रही है मुख्य रूप से कि अरविंद केजरीवाल कहीं भाग जाएंगे या सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। ये बात कही है लेकिन उस पर उतना जोर नहीं है। सीबीआई का जो मुख्य जोर है वो इस बात पे है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और उसकी वजह से वो लोअर कोर्ट नहीं गए, वो हाई कोर्ट चले गए। और ये जो है एक जो लीगल हायरार्की होती है, जुडिशल हायरार्की होती है, उसका पालन उन्होंने नहीं किया है। ये मामला क्या है अंकित, ये दर्शकों को समझाते हैं। हुआ ये था अंकित कि अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, साथ में जमानत याचिका भी लगाई थी। आशीष भार्गव आगे हैं जो सुबह से लगातार कोर्ट के अंदर से रिपोर्ट कर रहे थे। आशीष जी, मुख्य आधार सीबीआई का यही है कि अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट क्यों आ गए और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसके इर्द गिर्द सीबीआई ने अपना जो केस है आज का वो बुना है। 3 बड़े पहलू हैं। पहला, वो कह रहे हैं कि इस तरह से केजरीवाल जो है क्योंकि वो प्रभावशाली हैं इसलिए वो सीधे निचली अदालत को बाईपास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आए हैं। पहला, वो कह रहे हैं कि आम लोगों को ये सुविधा नहीं मिलती और कानून में आम और खास में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन उनको प्रिविलेज मिला कि वो सीधे हाई कोर्ट आए। सेशन कोर्ट उनको जाना चाहिए था। तो ये उन्होंने कहा है कि हम इस पे आपत्ति जताते हैं जो प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल ने अपनाई है। उनको नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट पहले जाना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात सीबीआई कह रही है कि कोई नोटिस देने की जरूरत उनको नहीं थी क्योंकि वो कस्टडी में थे पहले से और वो कस्टडी में थे, न्यायिक हिरासत में थे ईडी केस में। तो कोर्ट से उन्होंने बाकायदा वारंट इशू कराया था गिरफ्तारी का और गिरफ्तारी की इजाज़त के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो अरविंद केजरीवाल ये दलील नहीं दे सकते कि गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई थी और उनको गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया गया था। तीसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस केस के मुख्य किंगपिन हैं, साजिशकर्ता हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, ना तो महादेव डिस्टिलरीज वाले जो पंजाब वाले थे और ना ही गोवा के, जो जिनमें से एक इन्हीं के आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट थे,
जो गवाह हैं वो बयान देने के लिए एजेंसी के सामने आ पाए थे। तो अगर इनको जमानत पर रिहा किया गया तो ये गवाह जो हैं ये मुकर जाएंगे, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर देंगे और इस केस में उनका अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही संज्ञान लिया है। इसका मतलब ट्रायल कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसाई यानी पहली नज़र में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर दखल नहीं देना चाहिए था। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का दखल देगा तो ये हाई कोर्ट को डिमोरलाइज करना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने मेरिट पर इसकी सुनवाई नहीं की थी। तो ये दलीलें सीबीआई की हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि वो इस केस में कोई सबूत उनके पास नहीं है। सीबीआई ने 2 साल तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, ईडी केस में गिरफ्तार किया गया और वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब ईडी केस में अंतरिम जमानत उनको मिलती नज़र आई तो इंश्योरेंस अरेस्ट उनको किया गया। गिरफ्तारी के लिए 41 से जो सीआरपीसी होता है वो नोटिस नहीं दिया गया। पूछताछ के लिए एफआईआर के 8 महीने बाद बुलाया गया। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि गिरफ्तारी का आधार यह है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि गिरफ्तारी में सहयोग ना करने की दलील का आधार किसी की गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता है। आशीष जी, आप खुद भी एक लॉ ग्रेजुएट हैं और सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। क्या कोई आरोपी जमानत के लिए या अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सीधा हाई कोर्ट नहीं जा सकता है? क्या ये इसमें कुछ बाउंडेशन है क्या? जी देखिए, कुछ चीज़ों में कंकरेंट है, यानी समानांतर ये हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसले हैं कि आप गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए एफआईआर क्वेशिंग हमेशा जो है वो हाई कोर्ट में होती है। हाँ, ठीक है, कॉन्करेंट है। जमानत के लिए निचली, हमने के कविता का केस देखा था। के कविता भी उन्हीं दौरान जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको निचली अदालत जाने के लिए बोल दिया था और ये कहा था क्योंकि आप प्रभावशाली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाईपास करेंगे सिस्टम को। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल के कुछ मामले अलग हैं, क्योंकि वो गिरफ्तारी को अवैध के साथ साथ उन्होंने सीधे हाई कोर्ट वो गए थे, क्योंकि उनके पास इंतरिम जमानत ईडी केस में थी जिसके कठोर प्रावधान होते हैं। जी अंकित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आशीष, आप दोनों का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजनीति की। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद हरियाणा बीजेपी के अंदर बवाल मचा हुआ है। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। रानिया विधानसभा से भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से खफा थे रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला का बयान, हर हाल में जो रानिया विधानसभा है वहां से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने कहा है। साथ ही साथ भाजपा ने मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जो मैंने ठुकरा दिया। रोड शो दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा, भले ही किसी दूसरी पार्टी से लड़ूं या आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूं, पर चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। और ये सिर्फ इकलौते ऐसे नेता नहीं है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जब लिस्ट आई, कल 67 लोगों नामों की जब लिस्ट आई है, उसके बाद कई और नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि विधायक लक्ष्मण नापा ने भी इस्तीफा दिया है। सुखविंदर सिंह शेरौन बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सीमा गंगोर, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। कर्णदेव कंबोज पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफों की इस तरीके से बीजेपी में बौछार जो है वो लग गई है। सीधे चलते हैं, पहले एक काम करेंगे, पहले इन सब चर्चाओं पर हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चीना इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात जरा करेंगे, फिर कुछ रिएक्शंस आपके लिए लेकर आएंगे। गुरप्रीत, इस्तीफों का दौर जारी है, रेबल्स जो हैं वो बीजेपी के खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आ गई है और मोटा मोटा एक बड़ी लिस्ट आई है। कुछ ही अब उम्मीदवार रह गए हैं, 23 नाम उन्हें और डिक्लेयर करने हैं। तो इसका असर अब हरियाणा पे किस तरीके से पड़ता दिखाई पड़ रहा है? पार्टी क्या इस नुकसान को रोकने के लिए अब कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा की सियासत में तो हमने देखा है कल रात को जब लिस्ट आती है बीजेपी की, उसके बाद लगातार जो रिबेल है वो खड़े होने शुरू हो गए। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार पहले कर्णदेव कंबोज जो एक कादावर नेता थे और फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने पहले अपना रिज़ाइन दिया, लेकिन उन्होंने अगली रणनीति और राजनीति नहीं बताई। वही हमने देखा है कि लक्ष्मण नापा जो है वहाँ के रनिए के, वहाँ पे
जो है वहाँ से रतिया के एमएलए हैं, वो वहाँ से जाके ये ऐलान कर रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और 4 से 5 बजे के बीच कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमने देखा सोनीपत में कविता जैन वो अल्टीमेटम देती है, पार्टी हाईकमांड को कहते हैं कि अगर 2 दिन में टिकट नहीं बदली जाती तो वो लगातार अपनी रणनीति अपने समर्थकों के साथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विरोध की लहर चल रही है इस समय, क्योंकि बीजेपी के कई कैंडिडेट नाखुश हैं इस लिस्ट से जो बीजेपी ने दी है। और वहीं हमने देखा है कि अभी कुछ समय पहले रंजीत चौटाला जो एक मिनिस्टर भी रहे हरियाणा गवर्नमेंट में, और वो मेंबर पार्लियामेंट हिसार से बीजेपी के टिकट से लड़े थे, लेकिन उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी कि अब वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे, क्योंकि रनिया से वो पहले भी एमएलए बने थे इंडिपेंडेंट, उसके बाद सरकार में गए थे, सरकार ने उन्हें मिनिस्टर बनाया था और मिनिस्टर बनाने के बाद उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट की टिकट भी ली थी। तो ये अगर सभी परिस्थितियाँ देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी की जो लिस्ट से नाखुश लीडर थे जो वो उन्होंने लगातार विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि सबसे बात की जाएगी और पार्टी हाईकमांड लगातार इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है ताकि ये लोग पार्टी में ही रहे। लेकिन अगर पार्टी में नहीं रहते तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी इसकी पॉलिटिकल माइलेज ले सकती है। लेकिन वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पे भी इस तरह का दबाव है जिसके कारण वो लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि रिबेल कहीं ना कहीं वोट बैंक को अफेक्ट करेंगे और उससे इलेक्शन भी अफेक्ट होएगी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हम देख रहे हैं कि भाजपा के जो बड़े नेता है वो लगातार इन लोगों से बात कर रहे हैं, वहीं वो एक रणनीति भी बना रहे हैं कि ताकि कम से कम रिबेल दूसरी पार्टी में जाएं और उनका जो वोट बैंक है, जहाँ उनका जो वर्क है, नेटवर्किंग है, वो उस पर अफेक्ट ना पड़े। बैक टू स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरप्रीत। आपको ये बता दें कि बीजेपी की जो लिस्ट आई है, बड़ी बातें उस लिस्ट में क्या हैं, क्योंकि 67 उम्मीदवारों के नाम 90 में से बीजेपी ने इसमें घोषित कर दिए। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो सीट है वो बदल दी गई है, वहीं करनाल की जगह लाडवा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अनिल विज बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनको भी टिकट फिर एक बार अंबाला से दिया गया है। 9 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। तो शाम से श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है, जिनकी जो माता जी हैं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों कांग्रेस छोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और उनको किरण चौधरी को अभी हाल में राज्यसभा का टिकट भी दिया गया। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट दिया गया है। जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। वहीं उचाना से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ देवेंद्र चतुर्भुज को उतारा गया है। नवीन जिंदल के परिवार को हिसार से टिकट नहीं मिला है। करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट मिला है। जगमोहन पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। कई युवा चेहरों को भी मौका मिला है और कई ऐसे लोग हैं जिनके नेताओं के बच्चों को भी मौका बीजेपी ने दिया है। बीजेपी का एक बड़ा मेन मुद्दा रहता जो है वो हमेशा कांग्रेस के ऊपर हमला करते रहते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो डायनेस्टी को सपोर्ट करती है। किसी ने कोई रिजाइन नहीं किया, हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी से बातचीत करके, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनानी है और कर्णदेव जी इस जीत के प्रमुख कर्णधार होंगे और मजबूती से उसके अंदर लगेंगे। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा की, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जो लिस्ट जारी की है, लेकिन उसमें से एक नाम काफ़ी चर्चा में है। वो नाम है सुनील सांगवान का, जो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पार्टी ने अब उन्हें चरखी दादरी से उम्मीदवार भी बना दिया। सुनील सांगवान को 2002 में हरियाणा के जेल विभाग में तैनाती मिली थी। अपने 22 साल के करियर में सुनील सांगवान ने करीब 5 साल तक रोहतक की सुनेरिया जेल के अधीक्षक रहे। इसी जेल में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम बंद थे। राम रहीम को अब तक 10 बार फरलो और पैरोल दी जा चुकी है। रेप के दोषी हैं, मर्डर के भी दोष के इनके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगे हैं। इनमें से 6 मौकों पर सुनील सांगवान जो हैं वो सुनेरिया जेल के अधीक्षक थे। जेल अधीक्षक रहते हुए उन्होंने
वीआरएस ले लिया अब और चुनावी मैदान में उतर आए हैं। उनकी उम्मीदवारी को राम रहीम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राम रहीम का भी अगर देखें तो जब जब राम रहीम को बेल मिली है, हमेशा कोई ना कोई चुनाव आसपास, बेल से मेरा मतलब है परलो या परोल मिली है, चुनाव आसपास जरूर देखे गए। इसी मुद्दे पर हरियाणा के कांग्रेस के चुनाव प्रभारी आलोक शर्मा से हमारे सहयोगियों ने बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। सांगवान जो जेल सुपरिटेंडेंट रहे हैं, उसको लेके कई चीज़ें बाहर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि 6 बार परोल हुई गुरमीत राम की, उसको बीजेपी टिकट देती है दादरी से, तो कैसे देखते हैं ये समीकरण आप? देखिए, इसका मतलब तो पूरी तरह से नेक्सस था इन लोगों का, जेल सुपरिटेंडेंट हो या राम रहीम हो और चाहे बीजेपी हो। अब बीजेपी जवाब दे इस पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या खोखला तो नहीं है, इस पर तो बीजेपी जवाब दे। तो क्या लगता है, क्योंकि परोल होती है तो क्या लगता है आपको कि लगातार परोल होती है उसके बाद टिकट दी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट कहीं ना कहीं जुड़ते हैं? देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरी तरह से जुड़ते हैं। अगर राजस्थान में भी देखें तो अब इनकी सरकार आई तो वहाँ पर भी आसाराम जो मोदी जी के गुरु रहे, कभी मोदी जी जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, उन आसाराम को भी पैरोल मिल गई। तो बीजेपी का यही असली चेहरा है, वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब ये जो कनेक्शन है ये जोड़ा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम जो हैं उनकी लिस्ट में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो मेन उम्मीदवार हैं, जिनमें से कुछ ने अभी रिज़ाइन भी कर दिया है, जैसे रणजीत चौटाला रानिया से वो चुनाव लड़ते थे, लक्ष्मण नापा रतिया से, दीपक मंगला, नरेंद्र गुप्ता, सुधीर सिंघला गुरुग्राम से, विशंबर वाल्मीकि भवानी खेड़ा से, सीताराम यादव अटेली से, संदीप सिंह पेवा से और संजय सिंह सोहना से, ये जो उम्मीदवार हैं या कहें सिटिंग एमएलए हैं, उनके नाम इस बार के जो बीजेपी के टिकट हैं उसमें नहीं है। ओलंपिक रेसलर योगेश्वर दत्त गोहाना से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर योगेश्वर दत्त ने अब ट्वीट किया है और कहा है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है कि ये दशा तेरी, ये पापियों का हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल। तो ये इसके बड़े मायने लगाए जा रहे हैं। क्या योगेश्वर दत्त भी कहीं कांग्रेस की राह तो नहीं पकड़ रहे या इंडिपेंडेंट के तौर पे तो नहीं खड़े हो जाएंगे? हरियाणा में जबरदस्त उथल पुथल है इस वक्त। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। एक महिला का आरोप है कि उसके साथ एम्बुलेंस में छेड़छाड़ हुई। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस कर्मियों ने उसके बीमार पति को ऑक्सीजन हटाकर उसे बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। ये घटना 30 अगस्त की रात की है। पीड़ित महिला के मुताबिक उनके पति की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। पति को लेकर वे मेडिकल कॉलेज गई। कुछ दूर चलने के बाद एम्बुलेंस चालक ने उन पर आगे की सीट पर बैठने का दबाव बनाया। उसके बाद ड्राइवर और उसके साथी ने छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर उनके पति का ऑक्सीजन हटाकर उन्हें सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि बस्ती में मौजूद पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस कर्मियों को पकड़ने की कोई कोशिश तक नहीं की। रणवीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किन शब्दों में इस घटना को बयान किया जाए। इससे ज़्यादा कहा जाए कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हो नहीं सकती। अभी इस पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच कहां तक पहुंची है और क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये मामला पहले समझा देते हैं। ये सिद्धार्थनगर की एक महिला जिसके पति का नाम हरीश है, उसकी तबीयत खराब थी और सिद्धार्थनगर के अस्पताल से वो महिला उसे बस्ती ले आई। बस्ती के अस्पताल में कहा गया कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इनको लखनऊ लाओ।
और लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में जब वो पहुंची, सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ बेड खाली नहीं था, इसलिए महिला ने एक निजी अस्पताल में अपने पति को भर्ती कराया। अब जब पति को भर्ती कराया तो वहाँ खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा था और वो महिला वो खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में उसको लगा कि अब सिद्धार्थनगर ही ले चलते हैं और सरकारी अस्पताल में एडमिट करा करके अपने पति का इलाज कराएंगे। इस बीच एक एम्बुलेंस किया और एम्बुलेंस के जो ड्राइवर था और उसका एक सहयोगी, उसने कहा कि पुलिस वाले कई बार परेशान करते हैं, इसलिए आपको आगे बैठना होगा। और महिला का आरोप है कि उसको एम्बुलेंस में आगे बिठाया गया और उसके बाद छेड़खानी की गई। महिला के विरोध करने पर पति का जो ऑक्सीजन मास्क था उसको हटाया गया और बस्ती पहुंचते पहुंचते उसके पति को और महिला को दोनों को वहां से एम्बुलेंस से फेंक दिया। महिला ने इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस वाले आए, कॉग्निजेंस लिया ज़रूर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके बाद जब पति को फेंका तो पहले से ही तबीयत खराब थी, ऑक्सीजन निकाला गया था और उसके बाद फेंक दिया तो स्थिति बिगड़ी, तो उसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए जहाँ उसकी मौत हो गई। अब महिला ने FIR कराई है लखनऊ में और लखनऊ में FIR होने के बाद जो संबंधित एम्बुलेंस और उसके चलाने वाले और उसका साथी, उसकी तलाश हो रही है। गिरफ्तारी की बात पुलिस करे, लेकिन जिस तरीके से एक बीमार व्यक्ति और उसके साथ उसके तीमारदार के तौर पे मौजूद महिला के साथ छेड़खानी हुई और उसके पर ऑक्सीजन हटाया गया, फेंका गया, निश्चित तौर पे निंदनीय भी है। और कहीं ना कहीं उन पुलिस वालों पर भी सवाल उठ रहा है बस्ती में, जिनको तत्काल वहीं पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। FIR का इंतज़ार करने की जगह उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीच में लाया जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही जो आरोपी हैं, जो एम्बुलेंस चलाने वाला और उसका साथी, इन पर तो निश्चित ही कहीं ना कहीं गिरफ्तारी करके एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद न सिर्फ वो महिला कर रही है, बाकी हम जैसे सभी लोग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां की राजधानी शिमला में संजौली क्षेत्र में बनी अवैध मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में कहा कि संजौली क्षेत्र में बनी मस्जिद अवैध है और 2010 में ये मामला जो SC अदालत है उसमें लटका हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया और हिमाचल में नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया। इस पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और एक समुदाय विशेष पर उसकी राजनीति टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि ओवैसी अपने राज्य में ध्यान दें, यहाँ बात वैध और अवैध की है, ना कि मंदिर या मस्जिद की। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में एक आदिवासी महिला के यौन उत्पीड़न और हत्या की कोशिश का जो मामला है, उसके विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज बंद करने का ऐलान किया है। आरोपी दूसरे समुदाय का है। प्रशासन ने दोनों ही समुदाय से बातचीत करके बंद को शांतिपूर्वक रखने की अपील की है। कल प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि आसिफाबाद जिले के जेनूर कस्बे में एक ऑटो रिक्शा चालक द्वारा एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार और हत्या की कथित कोशिश के विरोध में आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने इस समुदाय की संपत्तियों पर हमला भी किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और आगजनी और पथराव में संपत्तियों का नुकसान हुआ। एक धार्मिक स्थल पर पथराव किया गया। इसके बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं। हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूं, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूं या घर को डैमेज करूं या किसी की वो जला दूं। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को अवमानना की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया से कहा है कि अगर आपको भारत पसंद नहीं तो आप काम मत कीजिए। हम सरकार से विकिपीडिया बंद करने के लिए कहेंगे। ये मामला विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि से के केस से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने 2024 जुलाई में विकिपीडिया पर मुकदमा किया था। ANI का आरोप है कि विकिपीडिया पर उसे केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया गया है। ANI ने विकिपीडिया से इसे हटाने की मांग की थी और 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा था। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को
विकिपीडिया से एएनआई को एडिट करने वाले 3 सब्सक्राइबर्स की जानकारी देने के लिए कहा था। एएनआई ने हाईकोर्ट को आदेश नहीं मानने का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने इसी अवमानना याचिका पर विकिपीडिया को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान विकिपीडिया के वकील ने कहा कि भारत में उनकी यूनिट नहीं है, इसलिए उन्हें पेश होने में समय लगा। हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर को विकिपीडिया के प्रतिनिधि को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर चुनाव पर हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती से बातचीत की। वो खुद कैंडिडेट हैं, आपको सुनवाते हैं। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने यह फैसला किया है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेगी जब तक ये एक यूनियन टेरिटरी रहेगी और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा 370 के साथ था वो बहाल नहीं किया जाएगा। लेकिन उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ये इलेक्शन लड़ रही हैं। मेरे साथ है इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा जी, पहला इलेक्शन और वो भी बिजबहारा से, जहां आपके ग्रैंडफादर मुफ्ती साहब ने लड़ा, आपकी माँ महबूबा जी ने लड़ा और आज आप भी लड़ रहे हैं जी। कुछ कहेंगे कि देखिए खानदानी राज है, क्या ज़मीन पे जब आप लोगों से मिलते हैं क्या ये बैगेज है या ये एडवांटेज है? मैं आपको एक बात सच बताऊं, क्योंकि जब आर्टिकल 370 हटा, मैं बहुत मीडिया में आई तो उसकी वजह से मेरा अपना एक इमेज बन गया लोगों में। तो जब मैं उनके बीच में जाती भी हूं तो प्यार मिलता है, क्योंकि मैं मुफ्ती साहब की नवासी हूं। बट दे ऑल्सो नो मी एज इल्तिजा, जिसने बात की आफ्टर। सो लकीली आई हैव दैट, यू नो, दे नो कि मैं जो भी बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ। एंड रहा खानदान का सवाल, मुझे फ़ख्र है मैं मुफ्ती साहब की नवासी हूँ, मुझे फ़ख्र है महबूबा जी जैसी औरत मेरी माँ है, क्यों नहीं हो, मैं सर झुकाऊँ क्या कि शी इज़ माई मदर। और ये लोगों तक है, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे, ये जमहूरियत है, लोगों तक छोड़ देते हैं। हमें क्यों इतना खानदानी करना है? जब ये चिराग राव है ना उनका नाम, चिराग पासवान है, वो डायनास नहीं है। जब आप माफ कीजिएगा, उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं सिंगापुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप कंपनीज के सीईओ से बातचीत कर रहे हैं। आपको सुनाना चाहती हैं तो उसके लिए भी अवकाश है। एनर्जी सेक्टर में यहां पर काफी चर्चा हुई, ग्रीन हाइड्रोजन की, अमोनिया की। हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है और हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है, उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम। और आपने G20 समिट में भी हमारे जो आउटकम है उसमें बायोफ्यूल की बात आपके ध्यान में आई होगी। भारत उसको लीड करना चाहता है। मैं चाहूंगा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं एनर्जी से जुड़े हुए, जिसके कारण ग्रीन जॉब की पूरी संभावना है, उसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आइए। हम देश में दूसरे प्रकार से भी एनवायरनमेंट को एड्रेस करना है, जैसे हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सरकार के सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप करने की दिशा में जा रहा हूं। इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना है, इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए, और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मैं मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना।
और उन सबको नए, और वो भी हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो और हमारे जो रेगुलर जिस प्रकार का फ्यूल का उपयोग करते हैं, ताकि कभी एम्बुलेंस को रुकने की नौबत ना आ जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में कितनी बड़ी आवश्यकता होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो स्क्रैपिंग का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है, अगर आप वहां की कंपनियों को फाइनेंस की मदद कर सकते हैं और थोड़ा शुरू में, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल गुड के लिए है, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में। आप जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रख कर करें, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और जैसा गौतम जी ने उल्लेख भी किया मेरे लास्ट भाषण का, मैं तो कहूंगा हम रिफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म कीजिए। अवसर ही अवसर है और इसलिए मैं आप सबको, और आप जानते हैं जहां तक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे +1 हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी एक वैश्विक जिम्मेवारियों को संतुलित रूप से यानी निभाना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं जो आज इतना बड़ा भारत देश कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसको आप आगे जाकर के अपने फायदे में भी कैसे बदल सकते हैं। आप देखते हैं फिनटेक की दुनिया में भारत के पास टैलेंट भी है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन भारत के लोग टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने में कितने तेज है। आज फिनटेक की दुनिया में हमारा यूपीआई, फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें, इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर हमने काफी रिफॉर्म की है। इस बजट में भी हमने स्टार्टअप को काफी रिलैक्सेशन दिए हैं। भारत में Tier 2, Tier 3 सिटी में भी बहुत तेजी से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। 10 साल के भीतर हम करीब 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले। हमको एक छोटा सा टुकड़ा, एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है हो रहा है, सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। भारत में एक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन हम हमारी नीतियों में प्रिडिक्टेबल नीतियां लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर के भी चल रहे हैं।
हम दुनिया में जो भी संभावना है उन नीतियों को और के लिए काफी ओपन हो, कोई सीक्रेसी और फिर बाद में जाकर के कुछ दूसरा और फिर कोई तीसरी डेफिनेशन, हम उस दिशा में जाने वाले लोगों में से नहीं है। एंड एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ दुनिया के सब लोगों को आ रहे हैं। आज मैं सिंगापुर में इतने बड़े महत्वपूर्ण फोरम में बैठा हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत तो प्रगति कर रहा है, लेकिन भारत में जो सरकार है वो सरकार पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम इस 5 साल में करने के मिजाज से काम कर रही है। वो विश्वास लेकर के हम कर रहे हैं। अभी मेरी सरकार नहीं हुए है, अंदर सिर्फ हमारे जो नीति निर्णय हुए हैं, शायद दुनिया के किसी देश में 5 साल में जो निर्णय नहीं हो सकते होंगे वो मेरे 100 डेज में हुए हैं। हमारी स्पीड है, स्केल भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ हमने गरीबों के लिए घर बनाए, 4 करोड़ घर। अब ये यानी कितने सिंगापुर बन जाए, 4 करोड़ घर, यानी ये स्केल है। हमारे यहां करीब 100 सिटीज मेट्रो बनने वाला है। कितना बड़ा काम, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन अर्बनाइजेशन की तरफ। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा काम है, नए सिटीज की हमारी जरूरत है, वो एक बहुत बड़ा काम है। यानी मैं कहता हूं कि स्काई इज द लिमिट वाली व्याख्या भी भारत के लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि हम तो स्पेस में भी उतना ही काम कर रहे हैं। स्पेस में आज दुनिया में हमने जिस प्रकार से काम किया है और स्पेस को हमने ओपन अप कर दिया है। मेरे यहाँ पॉलिसी में अब स्पेस को हमने सरकारी एक इकाई के रूप में नहीं रखा है, इसको हमने ओपन अप किया है। आज सिर्फ स्पेस में मेरे यहाँ 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 22-25 साल के बच्चे खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से विकास हो रहा है। और इस विकास की यात्रा में मैं आप सबको भागीदार बनने के लिए निमंत्रण देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने समय निकाला। आप में से बहुत से साथी हैं जिनको कभी न कभी मुझे मिलने का अवसर मिला है। कुछ लोगों से सामूहिक मिला हूं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं। जब मैं सिंगापुर में आप सबसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी नए लोगों को मिल रहा हूं या नई बात सुन रहा हूं। इतना हमारे बीच में, और शायद किसी एक सरकार के साथ इतना निकट ओपन नाता बन जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। जो आज मैं देखता हूं कि सिंगापुर के बिजनेस वर्ल्ड का भारत की सरकार के साथ है। ये मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि आप सबको लग रहा है कहा यार ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारा सुनती है, ये सरकार में हम खुलकर कुछ कह भी सकते हैं। ये नाता जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अवसर है, अवसर को जाने मत दीजिए। और जितने भी नए क्षेत्रों में आप आना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे कि जिसमें शायद हमारे पास नीति नहीं होगी, आप लेकर के आइए, मैं नई नीति बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारत संभावनाओं का क्षेत्र है। इन संभावनाओं के क्षेत्र को आप अपने नसीब के लिए उपयोग कीजिए और आपके लिए फिर कभी कोई रुकावट नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार आप दोनों महाशय यहाँ इस समय निकाल करके आए, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईओज की मीटिंग में सिंगापुर में उन्हें न्योता देते हुए भारत में आने के लिए, निवेश करने के लिए, भारत में असीम और अपार जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो क्षमताएं हैं और जो यहाँ पर अवसर हैं, उसके बारे में उन्हें अवगत कराते हुए। दुनिया में पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे का सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत में कितना प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, उस पर हमारे सहयोगी जया कौशिक की एक खास रिपोर्ट।
और अब बात करते हैं प्लास्टिक कचरे की। क्या आप जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यहाँ हर साल 1 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। यहाँ पर आपको बता दें, यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया है जिसके बाद ये बात निकल के सामने आई है और उसके मुताबिक भारत पर्यावरण में लगभग 9.3 मिलियन टन यानी कि 93 लाख टन माइक्रो प्लास्टिक कचरा यहां पर उत्सर्जित करता है। इसमें 90% से ज्यादा म्युनिसिपल वेस्ट या लैंड डिस्पोजल साइट्स पर जलाए गए कचरे से ये कचरा आता है और दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में जो स्थानीय स्तर पर उत्पादित कचरे हैं उनकी जांच की गई है। उसके बाद ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। जो अध्ययन हुआ है, जो स्टडी हुई है, उसके मुताबिक भारत हर साल 604 ताजमहलों को भरने के बराबर ये कचरा जो है छोड़ता है। वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण सूची तैयार करने के मकसद से ये स्टडी की गई है और दुनिया में 2020 में 5 करोड़ 20 लाख टन जो है वो प्लास्टिक कचरा छोड़ा गया। भारत के बाद अगर बात करें तो नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चीन और पाकिस्तान का नाम जो है प्लास्टिक कचरा फैलाने में आता है, यानी कि नाइजीरिया और इंडोनेशिया दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। वहीं चीन जो है चौथे नंबर पर आता है और वहाँ पर हालांकि चीन में बात यह है कि कचरे को कम करने में वहाँ पर ज़बरदस्त काम अभी भी किया जा रहा है। वहीं प्लास्टिक से प्रदूषण जो है बांग्लादेश और रूस और ब्राज़ील में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अब आपको ये बताते हैं कि ये कितना खतरनाक है और यहाँ पर एक पूरी लिस्ट अगर बनी है कि टॉप 10 वो देश कौन से हैं जो कि प्लास्टिक प्रदूषण फैला रहे हैं, उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर है। 9.3 टन जो है भारत वो प्लास्टिक का कचरा जो है यहाँ पर पैदा कर रहा है। ये पहले नंबर पर आप देख रहे हैं भारत का नाम है। दूसरे नंबर पर नाम आता है नाइजीरिया का जो कि 3.5 टन प्लास्टिक का कचरा पूरी दुनिया में जो है उसका यहाँ पर हम देख रहे हैं वो पैदा कर रहा है। इंडोनेशिया का नाम तीसरे नंबर पर आता है 3.4 टन। वहीं चीन का नाम चौथे नंबर पर है 2.8। यहाँ पर हमने ये भी बताया चीन किस तरह से कोशिश कर रहा है उस प्लास्टिक के कचरे को कम करने की, कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 5वें नंबर पर नाम आता है पाकिस्तान का जहाँ पर 2.6 टन कचरा फैलाया जा रहा है और बांग्लादेश का नाम उसके बाद आता है 1.7 टन और उसके बाद नाम आता है रूस का। वहाँ पर रूस और ब्राज़ील में भी हम देख रहे हैं किस तरह से प्लास्टिक का जो कचरा है वो किस स्तर पर वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। उनका भी वहाँ पर उत्पादन उनके ज़रिए हो रहा है। रूस में 1.7 यानी 1.7, वहीं ब्राज़ील में 1.4 टन यहाँ पर पैदा हो रहा है प्लास्टिक का कचरा। थाईलैंड और कॉन्गो की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी 1-1 टन, यानी कि इतने बड़े स्तर पर पूरे पर्यावरण में दुनिया में, क्योंकि कई स्तर पर ये जांच की गई उसके बाद एक पूरी लिस्ट तैयार हुई और हैरानी की बात यह है कि भारत उसमें नंबर 1 पर आया है और ये हमारे लिए भी एक सोचने का विषय है कि कैसे हम इसको कम कचरे को, प्लास्टिक का जो कचरा है फैलाए। और ज़रूरी ये हो जाता है कि इन देशों की जो सरकारें हैं इस तरफ ध्यान दें और ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा सके।